प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल मैं ऑब्जेक्टिव सीरीज चला रहा हूँ। ये ऑब्जेक्टिव सीरीज बिहार बोर्ड के 12th के बच्चों के लिए है जो इस साल एग्जाम देने वाले हैं। आज मैं ए पिंच ऑफ स्नफ के ऑब्जेक्टिव को कराऊंगा आपको। आप यकीन करें कि जितनी भी क्लासेस आपने ऑब्जेक्टिव की हैं, ये उनमें सबसे बेस्ट होने वाली है। उसका रीजन आपको मालूम है, जो इससे पहले की 2 वीडियो देख चुके हैं, कि मैं अपने ऑब्जेक्टिव की को इस तरह से डिजाइन किया हूँ कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम का इसमें छूटेगा ही नहीं। जैसे ए पिंच ऑफ स्नफ है, तो सबसे पहले आप इसके राइटर के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं वो आप पढ़ने वाले हैं। उसके बाद चैप्टर से जुड़े हुए जितने ऑब्जेक्टिव हैं वो आप करेंगे। फिर उसके बाद पीवाईक्यू पढ़ेंगे आप। पीवाईक्यू में रैंडम चैप्टर्स के नहीं होंगे कि अलग अलग किसी चैप्टर से उठा के सबका मिला के पीवाईक्यू में आपको पढ़ा रहा हूं, नहीं। सिर्फ और सिर्फ ए पिंच ऑफ स्नफ से पूछे गए अब तक के सभी क्वेश्चन आपको यहां इस वीडियो में दिखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले राइटर के बारे में क्वेश्चंस। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चंस हैं, होते हैं एग्जाम में, जो बुक में नहीं भी होते फिर भी वो पूछे जाते हैं। तो मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन को भी शामिल किया है यहाँ पर। आप जब बुक को पलटेंगे तो देखेंगे कि ए पिंच ऑफ स्नफ में मनोहर मालगांवकर के बारे में बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी यहाँ पे राइटर के बारे में ठीक ठाक क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही आपको आंसर दिख रहा होगा यहाँ पर राइट साइड में, नीचे में मैंने लिख दिया है। इसका पीडीएफ आपको हमारे ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल में मिलेगा। साथ ही अगर आप चाहें तो टेलीग्राम में भी आप इसका फ्री स्टडी मटेरियल दे सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा जो चैनल है ओके इंग्लिश एकेडमी नाम का, टेलीग्राम पे आप वहां पे जाइए। रोजाना फ्री क्विज भी खिलाया जाता है वहां पे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने। वेन डिड मनोहर मालगांवकर बॉर्न? मनोहर मालगांवकर पैदा कब हुए? तो मनोहर मालगांवकर पैदा हुए 1913 यानी 1913 में। अगला क्वेश्चन है कि उनकी डेथ कब हुई? तो मैं आपको बता दूं 2010 में, लेकिन आपकी किताब में इसके बारे में मेंशन नहीं किया गया है कि आपकी किताब का पहला एडिशन 2008 का है। क्यों? क्योंकि 2009 में बोर्ड को सिलेबस बदलना था, तो 8 में किताब लिखवा के रेडी कर चुके थे। और ये जो मनोहर मालगांवकर जी हैं, इनकी डेथ हुई 2010 में, तो जाहिर सी बात है इसको किताब में तो आना नहीं था। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच प्रिंसली एस्टेट? कौन सा ऐसा रजवाड़ा था जहां से इनके पूर्वज बिलोंग करते थे? तो वो जगह है देवास। देवास एक जगह है, यहाँ इनके पूर्वज हुआ करते थे और वो रजवाड़े से ताल्लुक रखते थे, संबंध रखते थे, मतलब राजा महाराजा के खानदान से, ऐसा समझो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन राइटर इज फेमस फॉर हिज हिस्टोरिक एंड पॉलिटिकल क्रिएशन? इनमें से कौन से ऐसे राइटर हैं जो अपने हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक और पॉलिटिकल क्रिएशन के लिए मशहूर है? यानी उन्होंने राजनीति पर अपने नॉवेल्स को या स्टोरी को लिखा, या उनके नॉवेल्स या स्टोरीज में हिस्ट्री की बातें रही, इतिहास की बातें। जैसे ये देखो, ये स्टोरी भी तो पॉलिटिकली है ना, ए पिंच ऑफ स्नफ। तो वो थे मनोहर मालगांवकर। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, वो पैदा कहाँ हुए? वेयर डिड ही बॉर्न? तो वो बेलगांव एक जगह है, वहां उनकी पैदाइश हुई। आगे बढ़िए। हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंग्लिश राइटर वाज आल्सो अ लेफ्टिनेंट इन द मिलिट्री? आप लोगों को पता नहीं होगा ये, वैसे इसको मैं बता दूं, लेफ्टिनेंट कहते हैं। ये जो है ना, ल्यूटिनेंट लिखा जाता है, बट इसको पढ़ा जाता है लेफ्टिनेंट। फौज में भाई ऐसे कुछ पद हैं जिनकी स्पेलिंग बड़ी मुश्किल है। अब जैसे देखो यहाँ पर, अ, और सुनो, बिहार के बच्चे को खासकर इसमें दिक्कत होती है। कुछ ऐसे जो पोस्ट है ना, उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, 4-5 पोस्ट जिसमें अक्सर गलती करते हैं बच्चे। सबसे पहला तो ये है भाई, कर्नल। देखोगे गांव घर में कुछ ऐसे बुड्ढे होते हैं जो बच्चे को बुला करके और यही पूछते हैं कि बउआ रे इसकी स्पेलिंग बताओ क्या होगी। क्या? तो कर्नल, लेफ्टिनेंट, गवर्नर, और सॉरी गवर्नमेंट, सुपरिटेंडेंट, इस सब की स्पेलिंग करके देखो। और इस सब में थोड़ी सी मतलब टेक्निकल चीजें हैं, बच्चों को गलती हो ही जाती है, लेकिन आपको नहीं होने वाली है। अगर कोई पूछे कर्नल की स्पेलिंग तो बताना कॉलोनल। लेफ्टिनेंट की ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ल्यूटिनेंट। इसके बाद अगली स्पेलिंग आपसे पूछी जा सकती है, अगला जो बॉम्ब मारा जा सकता है वो है गवर्नमेंट। बहुत सारे बंदे इसको गवर्नमेंट को ऐसे लिखते हैं, ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पर एन साइलेंट होता है। उसी तरह से सुपरिटेंडेंट, तो सुपरिटेंडेंट अगर आप लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। अब देखो यहां पर क्या करना होता है, यहां पर भी एन साइलेंट है,
तो ये कुछ स्पेलिंग्स है, इस पर ध्यान देंगे, आपके एग्जाम में भी आ सकता है। चलिए, इसका जवाब भी मनोहर मालगांवकर होगा। आगे बढ़ जाइए, अगला है उनका पहला नॉवेल क्या था। उनका पहला नॉवेल था डिस्टेंड्रम। डिस्टेंड्रम। आगे नेक्स्ट, डिस्टेंड्रम, द प्रिंसेस एंड ए बेन इन द गैंगेस वर रिटन बाय। हुआ तुम लोगों को हम बोले ना, योके इंग्लिश एकेडमी नहीं है जी, टिरिक इंग्लिश एकेडमी है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, बुक और राइटर के बारे में बताओ। मनोहर मालगांवकर के बारे में तो लगभग हर साल आता है। बंदे की 4 किताबें बड़ी फेमस हैं। नाम है डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेस और बॉम्बे बिवेयर। एग्जाम में इसके बारे में पूछा ही जाता है। अब इन चारों पे मैंने एक ट्रिक बनाया। ट्रिक पता है बुआ क्या है? बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं जी। बॉम्बे के राजकुमार गंगा में ढोल बजा रहे हैं। अब इससे तुमको जो है मनोहर मालगांवकर की जितनी भी किताबें हैं वो सारी किताबें याद हो जाएंगी जो तुम्हारे बुक में है। अब देखो यहां पर बॉम्बे से हो गया ये कहां गया भाई? बॉम्बे बीवेयर। राजकुमार से द प्रिंसेस, गंगा से ए बेन इन द गैंगेस, और ढोल से ये डिस्टेंट ड्रम। बताओ कैसा लगा ये वाला ट्रिक? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओगे। आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये डिस्टेंट ड्रम, द प्रिंसेस, ए बेंड इन द गैंगेस, इसको वही बात उलट पुलट के आगे है जी। Who of the following was a great English literary figure after independence? आजादी के बाद कौन बड़े राइटर रहे अंग्रेजी के? मनोहर मालगांवकर। ये सब पहले के राइटर। बॉम्बे बिवेयर क्या है जिसको मनोहर मालगांवकर ने लिखा है? तो बॉम्बे बिवेयर एक शॉर्ट स्टोरी है। बिवेयर का मतलब होता है सावधान रहना। अब देखो, जो भी बच्चे 12th के हैं, एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड से, उनके लिए हमारी किताबें पूरे बिहार में मौजूद हैं। बुक से जुड़ी क्वेरी हो आपकी तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मैंने जो किताब लिखा है, टेक्स्ट बुक की जो हेल्प बुक है, वो रेनबो राइडर के नाम से है। और इम्पल्स ये एक ऐसी किताब है जो स्पेशली ग्रामर की बुक है +2 के बच्चों के लिए। तरंग 100 मार्क्स की हिंदी की बुक है। मिजान अदब उर्दू 100 मार्क्स की बुक है। आप इसको पढ़ेंगे बिल्कुल अपने बोर्ड की तैयारी के लिए आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्ट मतलब चैप्टर से जुड़ा ऑब्जेक्टिव अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नानू काका जो वेलफेयर मिनिस्टर के पास गए थे, कल्याण मंत्री, वो किस भेष में गए थे? गीज ऑफ, इसको गीज पढ़ते हैं, भेष होता है, तो वो एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी के भेष में गए। रिवॉर्ड के रूप में नानू काका ने कितना रुपया दिया था? 2 रुपया दिया था। कम मत समझना, उस टाइम में बहुत बड़ा अमाउंट हुआ ये। किसने कहा कि ईमानदारी जैसी कोई चीज नहीं होती? नानू काका ने कहा। किस मतलब कब कहा था? जब धोबी उनका कोट लेकर के हवा में केक लहराते हुए आया था, 1000 का नोट, तब उन्होंने कहा था। वाह, बड़ा ईमानदार है यार। ईमानदारी जैसी कोई चीज। नैरेटर और नानू काका दोनों जो है डीलर के पास गए थे, जहां से कार उन्होंने लिया था। डीलर का नाम था सिक्का ऑटो डीलर। केक लिखने के बाद नानू काका ने को बुलाने के लिए कहा, राइटर से वो धोबी को बुलाने के लिए कहा। नानू काका ने कितने का चेक लिखा? 1000 रुपए का चेक लिखा। टर्न टू अ लिवरीड शॉफर। लिवरीड शॉफर का मतलब समझते हो? इसका मतलब होता है वर्दी वाला ड्राइवर। क्या? वर्दी वाला ड्राइवर। आपने देखा होगा बड़े लोगों का अक्सर पूरे यूनिफॉर्म में ड्राइवर रहता है। खोला, बंद किया, ये आइए सर। ये जो है, ये नानू काका ने नैरेटर को जो है इसमें लिवरीड शॉफर में चेंज करा दिया कि मेरे जो है वो ड्राइवर बन के जाओगे। नानू सोहन लाल को विजिट करने के बाद नानू काका फिर से कहाँ जाने के लिए तैयार थे? सोहन लाल के बाद वो कल्याण मंत्री ने जाने के लिए। कल्याण मंत्री ने अपनी बेटी का रिश्ता किससे तय कर किसके कहाँ के राजकुमार से तय किया था? तो निनौर के राजकुमार। अच्छा, प्रपोजल किसने रिटर्न कर दिया? सोहन लाल के ये सोहन सॉरी हु रिटर्न द प्रपोजल फॉर हर डॉटर टू मैरी सोहन। मतलब कहने का ये है कि सोहनलाल के बेटे का जो प्रपोजल गया था किसी के लिए, तो वो किसने जो है रिटर्न कर दिया था उस प्रपोजल को? वो था वेलफेयर मिनिस्टर ने अपनी बेटी का जो रिश्ता था ना, वो सोहनलाल के बेटे से करने से मना कर दिया था कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से नहीं करने वाला। जब हम लोग पहुंचे, कौन? नानू काका और राइटर
सोहनलाल गर्गलिंग, वो गुड़गुड़ा रहा था क्या? तो हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। नरेटर और किसका बेटा सेम मिनिस्ट्री में काम करते थे? सोहनलाल का बेटा। वैसे उसके बेटे का नाम क्या था? बेटे का नाम क्या था? नाम था रतिराम, नाम याद रखो। आगे चलो। लीडर लोगों को भगवान से 2 कदम ऊपर माना जाता है और उसके सेक्रेटरी को भगवान से 1 कदम ऊपर माना जाता है। मतलब उन लोगों से मिलना इतना मुश्किल होता है। प्रोबेशन कहते हैं बाबू, ट्रेनिंग पीरियड को कहते हैं। ट्रेनिंग मतलब आपको जॉब देने से पहले आपका कैरेक्टर, आपकी वर्क स्किल, आपका स्पीड, सब चीज जांचने के लिए पीरियड होता है, जहां आपको पैसा नहीं दिया जाता या बहुत कम पैसा दिया जाता है। अगर लगता है कंपनी को कि आप सुटेबल हैं उसके लिए, तो फिर आपको जॉब दी जाती है। नानू काका के पास एक यूनिक क्वालिटी होता है, क्या बोलने का? झूठ बोलने का। कौन है जो एम्बेसडर है, यानी राजदूत कहते हैं इसको, दूसरे देश में किसी देश को रिप्रेजेंट करता है? का नाम है हजरत बरकत अली। लिंग्विस्टिक इमरजेंसी में कभी कभी ऐसी कि अनायास ही, अचानक ही हमारे मुंह से अपनी मातृभाषा निकलने लगती है, तो वही नानू काका के साथ होता था। वो है मदर टंग, मातृभाषा। नानू काका अक्सर कैसा कोट पहनते थे? जोधपुरी कोट पहनते थे। मोहनलाल रतिन, और जोधपुरी कोट की भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है यार। अपने मोदी जी भी जो हैं वो जोधपुरी कोट पहनते हैं। कहा जाता है कि वो जोधपुर के एक राजा थे, वो क्वीन विक्टोरिया का जो है ना, वो कोई प्रोग्राम था उसमें इंग्लैंड गए वो, तो उनके साथ कोई ट्रेजेडी हुई, कपड़ा जो है उनका वो जहाज में ही छूट गया, आंधी तूफान समंदर के। तो इन्होंने क्या किया कि वहां के टेलर के पास गए और उसको उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया, कुछ बनाने के लिए कहा। उसने कीमत पूछी थी अंग्रेजी में, मतलब कि भाई कीमत बताया उसने, किसने? दर्जी ने, कि इसकी इतनी कीमत हुई। तो इन्होंने फटाक से बोला कि हम जोधपुर से आए हुए हैं, वी आर जोधपुरी, समथिंग ऐसा टूटी टोकन इंग्लिश बंदे ने बोला। तो तब से जो है वो उसका नाम ही जो है जोधपुरी कोट पड़ गया। मतलब पूछा उन्होंने एबीसी, मतलब उसने टेलर ने, इन्होंने जवाब दिया XYZ। लेकिन वहां उस पार्टी में बहुत सराहा गया उस कोट को। जोधपुरी कोट समझो ना, बंद गले वाला कोट होता है, क्लोज कॉलर कोट। नेट पे सर्च करोगे। सोहनलाल रतिराम दिल्ली में क्या थे? तो वो एक सोहनलाल रतिराम पार्टी बॉस थे, पार्टी अध्यक्ष। किसी के बेटे का नाम रतिराम था, रतिराम सोहनलाल का बेटा था। कौन अक्सर एक चुटकी लेता था सिल्वर स्नफ बॉक्स से? तो सिल्वर बॉक्स जो था उससे वो नानू काका लिया करते। ये क्वेश्चन अगर आया नानू काका का बॉक्स कैसा था, तो बोलना सिल्वर बॉक्स। नानू काका खड़े थे डोरवे पर, कौन सी क्लास कैरेज के? सेकंड क्लास कैरेज के, ट्रेन के सेकंड क्लास के डिब्बे में थे वो। हालांकि उन्होंने थर्ड क्लास का टिकट लिया। नानू काका अपने साथ क्या लेकर आए थे? किटन। किटन कहते हैं बिल्ली के बच्चे को। नानू काका कहाँ से बिलोंग करते हैं? महाराष्ट्र से। इसका पता इस बात से चलता है कहानी में कि वो मराठी में गाली देना शुरू की। कौन है जो मेन कैरेक्टर है पिंच ऑफ स्नफ? वो है नानू काका। कौन था जो प्लेटफॉर्म पे वेट कर रहा था जब ट्रेन आई? तो नैरेटर वेट कर रहे थे। नानू काका नैरेटर के कौन थे? तो नानू काका मामा थे, मैटरनल अंकल थे। किसने इन्फॉर्म किया अंडर सेक्रेटरी को नानू काका आ रहे हैं? माँ ने इन्फॉर्म किया था कि नानू काका आ रहे हैं। नानू काका कितने दिन ठहरने वाले थे? बस 2 से 3 दिन। कौन है जो बहुत लॉयल, बहुत वफादार रहती है अपने साइड के फैमिली की तरफ? हाँ, इनको अपना मायका, इनका भाई बहुत प्यारा था। और ये जो राइटर है ना, उनको थोड़ी, राइटर जो है पिंच ऑफ स्नफ के, वो प्रोबेशन पे क्या थे? एक अंडर सेक्रेटरी थे। आगे चलिए, पिंच ऑफ स्नफ कैसी स्टोरी है? तो कॉमिक एंड एडवेंचरस, मजा भी है और इसमें थोड़ी सजा भी है, मतलब दोनों दोनों है। आगे चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ मनोहर मालगांवकर? इनमें से कौन सी किताब है जो मनोहर मालगांवकर की नहीं है? तो टू लीव्स एंड अ बर्ड इनकी बुक। एंड अ बर्ड के राइटर हैं मुल्कराज आनंद। कौन से सीजन में नानू काका दिल्ली आए? तो समर सीजन, गर्मी के मौसम में। आगे चलिए, कौन है जो दिल्ली आ रहा है कुछ मंत्री के लिए? तो नानू काका दिल्ली आ रहे हैं मंत्री। अब हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। हमने राइटर के बारे में भी पढ़ लिया, हमने चैप्टर के बारे में भी पढ़ लिया, और अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। इसमें सिर्फ इसी चैप्टर से क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और ये 2018 से पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने,
नानू काका वॉज द नैरेटर्स। नानू काका नैरेटर के कौन थे? 2018 के साइंस एंड कॉमर्स में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वो मैटरनल अंकल यानी मामा थे। नानू काका ने कितने का चेक लिखा था? 1000 रुपीज का चेक लिखा था। उसी साल आर्ट्स के बच्चों को पूछा गया था ये। अगला सवाल है, अब 2021 में सीधा पूछा गया, 19-20 क्वेश्चन नहीं था, कि नानू काका के साथ फ्री ट्रैवल किया किटन बिल्ली के बच्चे ने। साथ तो वही आया था ना, बिल्ली का बच्चा, फ्री में वही ट्रैवल किया। आगे चलिए, नानू काका दिल्ली किस लिए आ रहे थे? तो टू सम मिनिस्टर्स, कुछ मंत्रियों से मिलने के लिए। पकड़ो इसको, सब करेगा, खींच देगा यहाँ से। बेटू चले जाइए प्लीज, प्लीज प्लीज प्लीज, बस बुला लेंगे बेटू आपको हम। नेक्स्ट है, द मदर इन ए पिंच ऑफ स्नफ वॉज वेटिंग एट द डॉट डॉट फॉर हर ब्रदर। माँ जो है ना, ए पिंच ऑफ स्नफ वाले चैप्टर में, वो कहाँ पे वेट कर रही थी अपने भाई के लिए? तो डोर स्टेप, ड्योरी पे, घर के दरवाजा का, जो दरवाजा की जो एंट्री होती। फॉर व्हाट पर्पस हैड नानू काका कम टू दिल्ली? अब देखो उसी सवाल को दूसरे तरीके से, पर्पस से काका दिल्ली आए थे टू सी। ए पिंच ऑफ स्नफ में जो नरेटर है वो क्या थे प्रोबेशन पे? वो अंडर सेक्रेटरी। नानू काका कौन सी क्लास के कैरेज में खड़े हुए थे? सेकंड क्लास कैरेज में। मनोहर मालगांवकर कैसे, कहाँ के राइटर हैं? तो भाई इंडियन राइटर हैं। आगे चलिए, माँ जो है नैरेटर की बहुत कॉन्फिडेंट थी कि नानू काका मैनेज कर लेंगे मंत्री से मिलने में। कब? तो वेन एवर ही वॉन्टेड, वो जब चाहेंगे मिल लेंगे। के लिए बाएं हाथ का खेल, जस्ट अ चाइल्ड्स प्ले। नानू काका डॉट डॉट बिफोर ही स्पोक, नानू काका बोलने से पहले क्या करते थे? तो इनहेल्ड सम स्नफ, कुछ वो नसवार लेते थे, सूंघ लेते थे। कौन है जो नैरेटर की फैमिली में आ रहा था? तो वो थे नानू काका। अगला है, मनोहर मालगांवकर की स्टोरी किससे भरी हुई? विट मतलब हंसी मजाक से, और साथ ही एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य से। आगे चलिए, जोखिम भरा काम, खतरा। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकंड क्लास ऑन कौन सी टिकट? तो थर्ड क्लास टिकट। आगे चलिए, आगे नहीं, अब मैंने आपका ये जो मतलब ऑब्जेक्टिव है ना, 3 फेज में करा दिया। पहला फेज पहले राइटर के बारे में, दूसरा फेज चैप्टर से जुड़े ऑब्जेक्टिव, एंड थर्ड फेज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अब मेरे बच्चों कुछ पूछने वाला नहीं। मैं प्रोज का 3 चैप्टर, पोएट्री का 3 चैप्टर, ये 6 चैप्टर आपको मैं यूट्यूब पर देने वाला हूं। अगर आपको A to Z चैप्टर करना है तो आप हमारे ऐप पर आइए, किसी भी कोर्स में, चाहे आप टॉपर्स कोर्स में आइए, बाद में अगर आप जुड़ते हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर वगैरह में, तो आप फिर क्रैश कोर्स में आपको ये चीजें मिल जाएंगी। और लास्ट में जो 90 मिनट का कोर्स आता है एग्जाम मंथन, वो तो बिल्कुल ही चीज है, वो उसका रिलेशन इससे नहीं है। ये चीजें आपको सिर्फ टॉपर्स या क्रैश कोर्स में। साइंस और आर्ट्स के अगर स्टूडेंट है आप, तो आप हमारे चैनल विजिट करिए, ओके साइंस एकेडमी, ओके आर्ट्स एकेडमी को। बहुत जबरदस्त जबरदस्त टीचर्स हैं यहाँ पर। जहाँ बिहार में 6 साल की फीस 4-5 हज़ार की फीस रहती है, हम सिर्फ 999 में सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। साइंस का लाइव क्लास के साथ, सारा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आर्ट्स का लाइव क्लास के साथ। और आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़िए। आपको पता है रोजाना टेलीग्राम पे हम 25-25 क्वेश्चन का क्विज कराते हैं। साइंस का भी, आर्ट्स का भी, इंग्लिश का भी, हिंदी का भी, उर्दू का भी, हर एक सब्जेक्ट का कराते हैं, स्पोकन का भी। तो आप हमारे सभी टेलीग्राम चैनल से जुड़, चाहे ओके इंग्लिश एकेडमी का टेलीग्राम चैनल हो, या ओके आर्ट्स एकेडमी का, या ओके साइंस एकेडमी का, या ओके उर्दू एकेडमी का, या लिंगो स्पीकिंग चैनल है हमारा LINGW के नाम से जुड़िए। और अभी के अभी प्ले स्टोर से हमारे ऐप को इंस्टॉल करके आप टॉपर्स या क्रैश कोर्स से जरूर जुड़िए। मिलते हैं फिर कोर्स में। ढेर सारा प्यार, वीडियो शेयर करिए। ऑल द बेस्ट।